नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो हमारी जो आरपीएससी बायोलॉजी की क्लासेस चल रही हैं, बायोलॉजी की क्लासेस में हम हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो है वंशगति का आणविक आधार, यानी कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, तो जेनेटिक्स की हमने पहले भी बात कर चुकी है, उसी में ये वंशगति का आणविक आधार आज पार्ट हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखो, आनुवांशिक पदार्थ किसको कहेंगे। पहली बात तो ऐसा जैव अणु जो आनुवांशिक सूचना को, आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है। हम जानते हैं कि आरएनए डीएनए को, आरएनए या फिर डीएनए को, दोनों में से आनुवांशिक पदार्थ दो होते हैं, आरएनए डीएनए होता है। देखो, ये आनुवांशिक पदार्थ कहते किसको है, ऐसा जैव अणु होता है जो कि आनुवांशिक सूचना को संचित, स्थानांतरित, अभिव्यक्त एवं प्रतिकृतिकरण कर सकता है। यानी कि आनुवांशिक सूचना को संचित कर सकता है, स्थानांतरित कर सकता है, अभिव्यक्त भी कर सकता है और उसकी प्रतिकृतिकरण भी उसका कर सकता है। आनुवांशिक पदार्थ कहलाता है। आनुवंशिक पदार्थ की जो खोज की है वो पहला प्रयोग किसने किया, फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने किया था 1928 में। चूहे वाला जो प्रयोग किया था ग्रिफ्थ ने, वो याद ही होगा। फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने स्टेप्टोकोकस निमोनिया के नहीं, चूहे वाला नहीं, स्टेप्टोकोकस निमोनिया पे इन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है, 1928 में 2 स्ट्रेन लिए थे, एस और आर प्रभेद लिए थे। ठीक है, स्ट्रेन लिए थे 2, एस और आर। और ये जो एक्सपेरिमेंट किया था, ये आनुवांशिक पदार्थ की खोज की के लिए पहला ग्रिफ्थ ने एक्सपेरिमेंट किया था। और उसके बाद इन्होंने पाया कि कुछ जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो दूसरे उसमें चला जाता है। ठीक है, एवरी, मैक्लियोड और मेकार्टी ने प्रयोग करके आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है ये बताया। देखो, इसने बताया नहीं कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए, इसने बताया प्रोटीन है आनुवांशिक पदार्थ। ठीक है, इससे पहले सब प्रोटीन ही मानते थे कि आनुवांशिक पदार्थ क्या है, प्रोटीन है। लेकिन एवरी, मैक्लियोड और मैकार्टी आए। एवरी, मैक्लियोड और मैकार्टी, उन्होंने सर्वप्रथम बताया कि आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए होता है। अल्फ्रेड हर्शे व माया चेज ने डीएनए का आनुवंशिक पदार्थ होने का स्पष्ट प्रमाण दे दिया। स्पष्ट प्रमाण किसने दिया, अल्फ्रेड हर्शे व मार्था चेज ने। ठीक है, तो ये आनुवंशिक पदार्थ की इस प्रकार से खोज हो गई। आनुवंशिक पदार्थ के गुणों के बारे में बात करें तो अपनी प्रतिकृति बनाने में ये सक्षम होता है। पहले तो अपनी प्रतिकृति बनाने में सक्षम होना चाहिए होता है। डीएनए मोर स्टेबल होता है आरएनए से। देखो, दो जेनेटिक पदार्थ होते हैं, डीएनए होता है, एक आरएनए होता है। तो डीएनए जो होता है वो मोर स्टेबल होता है, वो ज़्यादा स्थायी होता है बजाय आरएनए के। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि डीएनए की द्विरज्जुकी प्रकृति होती है। एक तो डबल हेलिकल होता है ये डीएनए। डीएनए के सेकेंड OH ग्रुप एक क्रियाशील समूह है। देखो, डीएनए के सेकेंड OH समूह एक क्या है, क्रियाशील समूह है, जिससे आरएनए अस्थिर और आसानी से विखंडित हो जाता है। ठीक है, देखो, डीएनए नहीं, आरएनए के सेकेंड स्थिति पे OH समूह जुड़ा होता है जो कि क्रियाशील है। और क्रियाशील है तो सीधी सी बात है वो अस्थिर है, क्योंकि क्रियाशील रहेगा तो अस्थिर रहेगा, क्योंकि आसानी से वो क्या हो जाएगा, विखंडित हो जाएगा। ठीक है, और डीएनए में यूरेसिल के स्थान पर क्या पाया जाता है, थाइमीन पाया जाता है। देखो, यूरेसिल डीएनए में यूरेसिल के स्थान पर, यानी कि आरएनए में यूरेसिल पाया जाएगा और थाइमीन पाया जाएगा डीएनए में। ठीक है, धीमे उत्परिवर्तनों की संभावना जो विकास के लिए और इसमें क्या होता है, जो आनुवंशिक पदार्थ होता है इसमें धीमे उत्परिवर्तनों की संभावना होती है, और जो कि आनुवंशिक पदार्थ के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है। जीवन के आवश्यक कार्य जैसे मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लिसिंग एक्सेट्रा का जो उद्विकास है वो आरएनए पर निर्भर था, परंतु डीएनए के अधिक होने के कारण, अधिक क्या, स्थायी होने के कारण, अधिक स्थायी होने के कारण आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए का चयन कर लिया गया। तो आनुवंशिक पदार्थ डीएनए को ज़्यादा वेटेज दिया जाता है स्थायी होने के कारण। ठीक है, अब बात कर लेते हैं न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। तो न्यूक्लिक एसिड्स संरचना के आधार पर न्यूक्लिक एसिड्स कैसे होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। देखो, न्यूक्लिक एसिड्स 2 प्रकार के होते हैं। आनुवंशिक पदार्थ के बारे में अभी तक हमने बात की, आनुवंशिक पदार्थ। अब बात कर ले न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। न्यूक्लिक एसिड्स न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक होते हैं। जो ये न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं ये किसके बहुलक होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक होते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में 3 घटक होते हैं। देखो, प्रत्येक जो न्यूक्लियोटाइड बोल रहे हैं हम,
न्यूक्लियोटाइड बोल रहे हैं। और न्यूक्लियोटाइड के 3 घटक होते हैं। पेंटोज शुगर होता है जिसमें राइबोज भी हो सकता है, डीऑक्सी राइबोज भी हो सकता है। पेंटोज शुगर, राइबोज तो होता है आरएनए में, और डीऑक्सी राइबोज जो होता है वो होता है डीएनए में। ठीक है। पेंटोज शुगर की बाद में बात करें तो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, नाइट्रोजन बेस होते हैं। फिर फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट समूह जुड़ा हुआ होता है। तो पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट। ठीक है। तो ये होते हैं 3 घटक। अब बात कर लेते हैं, देखो नाइट्रोजन बेस। अब नाइट्रोजन जो बेस होते हैं वो कौन कौन से हैं? ठीक है। नाइट्रोजन जो बेस हैं वो कौन कौन से हैं देखते हैं। नाइट्रोजन बेस, ठीक है। देखो नाइट्रोजन बेस के बारे में बात करें तो देखो नाइट्रोजन बेस प्यूरिन होता है, एक पिरिमिडीन होता है। क्या क्या होते हैं? एक तो होता है प्यूरिन और एक होता है क्या? पिरिमिडीन। एक तो होता है प्यूरिन और एक होता है पिरिमिडीन। एजी प्यूरिन यानी कि एजी और पिरिमिडीन यानी कि सीटीयू। सीटीयू किस में आएंगे? सीटीयू आएंगे पिरिमिडीन में। सीटीयू किस में आएंगे? देखो नाइट्रोजन जो बेस होते हैं, एक होता है प्यूरिन, दूसरा होता है पिरिमिडीन। प्यूरिन एजी में और पिरिमिडीन सीटीयू में। एजी यानी कि एडेनिन और ग्वानिन होते हैं, सीटीयू यानी कि साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल होते हैं। फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट के बारे में बात करें तो नाइट्रोजन बेस प्यूरिन और पिरिमिडीन पढ़ लिए, एजी और सीटीयू। ठीक है। और फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट समूह जो होता है वो इस प्रकार से होता है, ये OH लग गया, ये OH लग गया, ये OH, 3 OH होते हैं और P डबल बॉन्ड O होता है। ठीक है। H3PO3 H3PO3 H3PO4 ठीक है, H3PO4। ठीक है। न्यूक्लियोसाइड के बारे में बात करें, ये तो क्या थी? न्यूक्लियोटाइड। अब बात कर लेते हैं न्यूक्लियोसाइड के बारे में। तो नाइट्रोजन क्षारक और पेंटोज शर्करा। देखो नाइट्रोजन क्षारक और पेंटोज शर्करा मिलकर के क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। यानी कि इस यहाँ पे फॉस्फेट समूह जो होता है वो एब्सेंट होता है, फॉस्फेट समूह यहाँ पे नहीं होता है, ओनली होता है नाइट्रोजन क्षारक और पेंटोज शुगर। देखो नाइट्रोजन क्षारक पेंटोज शर्करा से प्रथम कार्बन से बंध बनाकर, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है, प्रथम कार्बन से ये बंध बनाता है किसके साथ? नाइट्रोजन क्षारक, पेंटोज शर्करा। ये है पेंटोज शर्करा, यानी कि पेंटोज शर्करा से ये क्या है? फर्स्ट एंड स्थिति पे प्रथम कार्बन से ये क्या बनाता है? बंध बनाता है और न्यूक्लियोसाइड बनाता है। वे फॉस्फेट शर्करा के 5वें, यानी कि ये हो गया 5वां CH2, तो 5वें कार्बन परमाणु से एस्टर बंध के द्वारा या एस्टर बंध या कोवलेंट बॉन्ड दे रहा है, ये कौन सा है? ईस्टर बंध है। वो ईस्टर बंध के द्वारा ये क्या जुड़ा होता है? न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करता है। ठीक है। ये क्या बनाता है? न्यूक्लियोटाइड का ये निर्माण करता है। तो न्यूक्लियोटाइड, देखो न्यूक्लियोटाइड, देखो फॉस्फोरिक एसिड अगर उसमें एस्टर बंध के द्वारा फॉस्फोरिक एसिड अगर जुड़ जाता है, देखो ये जो इतनी संरचना है वो तो क्या है? न्यूक्लियोसाइड की। न्यूक्लियोसाइड का मतलब जैसे कि इसमें नाइट्रोजन क्षारक है और राइबोज शुगर है, और यहाँ पे 1 डिग्री फर्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ, अगर 5th कार्बन से फॉस्फोरिक एसिड भी ईस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है तो उस पूरी संरचना को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड दोनों में डिफरेंस समझ आ जाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम किसके बारे में? न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स। देखो न्यूक्लियोसाइड तो रहेंगे आरएनए में और न्यूक्लियोटाइड्स रहेंगे, देखो न्यूक्लियोसाइड आरएनए के और न्यूक्लियोटाइड आरएनए के। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड में पहली बात तो यूरेसिल आएगा। इसमें देखो इसमें क्या होता है कि एडेनिन राइबोज के साथ मिलकर के एडिनोसिन बनाएगा। किसके साथ? ये राइबोज शुगर मिलेगी। यहाँ पे क्या मिलेगी? राइबोज शुगर मिलेगा पहली बात तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ये 4 ही हैं। AG और CUG, यहाँ पे थाइमिन जो होगा वो नहीं आएगा, यहाँ पे U आएगा, यूरेसिल। किसमें? आरएनए में। तो एडेनिन राइबोज के साथ मिलकर के एडिनोसिन बनाएगा, ग्वानिन राइबोज के साथ मिलकर के ग्वानोसिन, सीन लग रहा है सब में, ठीक है, और साइटोसिन साइटिडीन बनाएगा, इन, ठीक है, इन लग रहा है ना, तो यूरेसिल यूरिडीन बनाएगा। ठीक है।
और इसी प्रकार न्यूक्लियोटाइड के बारे में बात करें, न्यूक्लियोटाइड देखो एडेनोसिन ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया ना, राइबोस शुगर इसमें मिल गई, तो एडिनोसिन प्लस फॉस्फेट ये बन गया। अब इसमें फॉस्फेट समूह जोड़ दिया जाए, ये फॉस्फेट समूह इसमें जोड़ दिया जाए तो क्या बन गया, क्या बनेगा, ये एडिनोसिन फॉस्फेट के साथ एडिनाइलिक एसिड, कौन सा ये एसिड बनेगा, फिर एक एसिड एडिनाइलिक एसिड, ग्वाइनोसिन ग्वाइनोलाइलिक एसिड, टाइनिडिन साइटिडिन फॉस्फेट के साथ मिलकर के साइटिडाइलिक एसिड, और यूरिडिन फॉस्फेट के साथ मिलकर के यूरिडाइलिक एसिड। तो ये हो गया न्यूक्लियोसाइड और ये हो गए न्यूक्लियोटाइड्स। कौन कौन से बनेंगे। अब ये तो बात की हमने आरएनए में, किस में बात की, आरएनए में बात की है। अब बात कर लेते हैं डीएनए में। तो डीएनए में देखो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के बारे में बात करें तो यहाँ पे यूरेसिल था, ये यूरेसिल था, यहाँ पे आ जाएगा थाइमिन। कौन सा आएगा यहाँ पे, थाइमीन आ जाएगा। देखो इसमें क्या होता है कि इसमें राइबोस शुगर थी और इसमें डीऑक्सी राइबोस शुगर है। देखो यहाँ पे डिफरेंस देखा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे डीऑक्सी राइबोस शुगर लेंगे एडेनिन के साथ डीऑक्सी राइबोस, तो डीऑक्सी एडिनोसिन, फिर डीऑक्सी ग्वाइनोसिन, फिर डीऑक्सी साइटिडिन और डीऑक्सी यूरिडिन यहाँ पे बन जाएंगे। हमने क्या लिया, डीऑक्सी राइबोस लिया है एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन थाइमिन के साथ में, ठीक है, डीएनए में। अब ये और डीऑक्सी जो एडिनोसिन बन गया, राइबोस शुगर मिल गई और इसमें फॉस्फेट समूह लग जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप जो ऐड कर देंगे तब ये बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। देखो ये न्यूक्लियोसाइड है, इसमें क्या है, राइबोस शुगर है और नाइट्रोजन बेस है, नाइट्रोजन बेस ये है। अब नाइट्रोजन बेस और ये राइबोस शुगर है डीऑक्सी एडिनोसिन, तो इसमें फॉस्फेट समूह लग करके ये डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड बनाएगा, डीऑक्सी क्या बनाएगा, ग्वानिसाइलिक एसिड, फिर डीऑक्सी साइनोटाइलिक एसिड, फिर साइटिडाइलिक एसिड, उसके बाद डीऑक्सी थाइमिडाइलिक एसिड। इस तरह से ये फॉर्मेशन जो होगा वो हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के बारे में हमने अभी चर्चा पूरी कर लिया। अब बात कर लेते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। देखो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड ये डीएनए में होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड तो आरएनए में होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक होता है डीएनए में। देखो वायरस के अतिरिक्त सभी जीवों में आनुवंशिक पदार्थ सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। देखो वायरस के अतिरिक्त, देखो सिंगल नहीं डबल स्ट्रैंडेड, देखो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। देखो वायरस के अलावा जो विषाणु होते हैं उसके अलावा जितने भी सभी जीव होते हैं उसमें आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए होता है। लेकिन कैसा डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। चारगाफ ने बताया कि डीएनए में प्यूरिन और पिरिमिडीन की मात्रा बराबर होती है, ठीक है, चारगाफ ने बताया था। इसका बाद में इसका ये और भी बढ़ते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स जो मॉडल दिया था वो 1962 में दिया था। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था 1962 में, किसने दिया था, वॉटसन क्रिक और विल्किंस ने। वॉटसन क्रिक और विल्किंस ने ये डबल हेलिक्स जो मॉडल दिया था डीएनए का वो दिया था 1962 में। चारगाफ का तुल्यांकी नियम देखते हैं तो चारगाफ ने बताया कि डीएनए में प्यूरिन और पिरिमिडीन की मात्रा बराबर होती है। तो ये चारगाफ का जो तुल्यांकी नियम दिया चारगाफ ने, ये डीएनए के लिए दिया, ओनली किसके लिए, ओनली डीएनए पे लागू होता है। एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में यानी कि डीएसडीएनए में प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स की कुल मात्रा पिरिमिडीन की कुल मात्रा के बराबर होती है। प्यूरिन बराबर होता है पिरिमिडीन मात्रा के, यानी कि प्यूरिन यानी कि एजी और ये है सीटी, यूरेसिल होता ही नहीं है, ठीक है, सीटी। तो ए जी बराबर सी टी, तो ए प्लस जी अपॉन टी प्लस सी बराबर होता है 1, ठीक है। इस पर न्यूमेरिकल भी आ जाता है, कभी कभार न्यूमेरिकल्स हम बाद में लेंगे। ए प्लस जी और टी प्लस सी बराबर 1, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें से कुछ चीज़ें भी पूछ ली जाती है, न्यूमेरिकल्स वगैरह बन जाते हैं इसमें से, बायोलॉजी में भी। तो जो ये सिलेबस हमारा थ्योरी पोर्शन जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में हम बात कर लेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स जिनमें न्यूमेरिकल जहाँ पे बन सकता है, कुछ अलग से क्वेश्चन बन सकता है, उसके बारे में हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है। पहले तो हम पूरा थ्योरी पोर्शन पढ़ लेते हैं। डीएनए की संरचना के बारे में बात कर लेते हैं। तो डीएनए की संरचना डबल हेलिक्स मॉडल जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। डीएनए की संरचना होती है इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से। ये जो होते हैं ये 10 बेस पेयर होते हैं इसके बीच में, एक उस कुंडलन के बीच में, और ये जो होता है 3 एंड टू 5 एंड और 5 एंड टू
3 एंड, पहला स्ट्रैंड 3 एंड टू 5 एंड और 5 एंड टू 3 एंड होता है, ठीक है। और एक कुंडलन की जो लंबाई होती है, ये पूरा जो एक कुंडलन है उसकी लंबाई 3.4 नैनोमीटर होती है, ठीक है। और ये इस तरह से इसकी संरचना बनती है। देखो ये क्या है, ये क्या है, डीऑक्सीराइबोस शुगर, यानी कि राइबोस शुगर हो गई। वन एंड कार्बन पर क्या जुड़ रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन क्षारक जुड़ रहा है। नाइट्रोजन क्षारक कौन सा है, ये। और सी और जी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। देखो सी और जी के बीच में तो ट्रिपल बॉन्ड होंगे, और ए और टी के जो बीच में डबल बॉन्ड होते हैं। ये भी चारगफ ने बताया था, ठीक है। अब जैसे ये जुड़ रहा है फॉस्फेट, फॉस्फेट 5 कार्बन से जुड़ रहा है, ठीक है। तो इधर भी सेम, इधर भी सेम। और यहाँ पे जो नाइट्रोजन बेस है, ये नाइट्रोजन बेस, ये नाइट्रोजन बेस, और इसका ही अपोजिट, ये 3 एंड है और ये 5 एंड, यानी कि ये अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे 1 एंड स्थिति है, यहाँ पे 2 एंड, यहाँ पे 5 एंड। यहाँ से 1 है, 1 2 3 4, और यहाँ से 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 एंड स्थिति पे फॉस्फेट, यानी कि ये अपोजिट आ जाएगी। एक स्टैंड 3 एंड और एक दूसरी स्टैंड 5 एंड, ठीक है। दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना हुआ होता है क्या, डीएनए। दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे के विपरीत समानांतर, यानी कि एंटी पैरेलल होती हैं। विपरीत समानांतर होती हैं, एंटी पैरेलल होती हैं। कारण एक श्रृंखला 5 एंड टू 3 एंड दिशा, वही दूसरी श्रृंखला 3 एंड टू 5 एंड दिशा में होती है। एक श्रृंखला तो होती है 5 एंड टू 3 एंड, और दूसरी जो श्रृंखला होती है वो 3 एंड टू 5 एंड होती है, ठीक है। एंटी पैरेलल होती है। दो क्रमागत पदों के बीच में 36 डिग्री का कोण, दो क्रमागत पदों के बीच में 36 डिग्री का कोण होता है। कुंडलन की लंबाई जो होती है वो 3.4 होती है, एक कुंडलन की लंबाई, तथा एक कुंडलन में 10 बेस पेयर होते हैं। एक कुंडलन में दो क्रमागत पदों के बीच की दूरी जो होती है, क्रमागत पदों के बीच की दूरी जो होती है वो है 3.4 नैनोमीटर। 0.34 नैनोमीटर दो कुंडलनों के बीच की दूरी है। वैसे कुंडलन की लंबाई 3.4 नैनोमीटर ही होती है, और क्रमागत पदों के बीच का जो कोण होता है वो होता है 36 डिग्री, ठीक है। और यहाँ जो प्यूरिन और पिरिमिडीन के बीच में पूरक क्षार बंधन प्रेजेंट होते हैं। देखो क्या होता है, यहाँ प्यूरिन और पिरिमिडीन के बीच में, प्यूरिन यानी कि Ag और Ct के बीच पूरक क्षार बंधन प्रेजेंट होते हैं। दोनों रज्जुकों में हाइड्रोजन बंध द्वारा क्षार युग्म में बंधे रहते हैं। देखो हाइड्रोजन बंध द्वारा ये क्या होते हैं, क्षार युग्म में बंधे रहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड की जो लंबाई होती है 2.8 से 3.0 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। हाइड्रोजन बंध की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 2.8 से 3.0 एंगस्ट्रॉम होती है। सी और जी, यानी कि सी और जी के बीच में 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं, यानी कि 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। और ए और टी के बीच में हमने पहले भी बात की है, ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्ड की जो लंबाई पढ़ ली। इस प्रकार प्यूरिन के सामने एक पिरिमिडीन आती है, प्यूरिन है और उसके साथ में एक पिरिमिडीन आएगा, Ag और Ct, ठीक है। डीएनए अणु का जो व्यास होता है वो होता है 20 एंगस्ट्रॉम होता है, अर्थात दोनों श्रृंखलाओं के फॉस्फेट के बीच की दूरी, दोनों श्रृंखलाओं के जो फॉस्फेट होते हैं, ये फॉस्फेट लग रहा है और ये फॉस्फेट लग रहा है, दोनों श्रृंखलाओं के फॉस्फेट के बीच की दूरी कितनी होती है, यानी कि अणु का जो व्यास होता है वो होता है 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। पेंटोस के C1 कार्बन तथा नाइट्रोजन क्षारक के मध्य कोण जो होता है, C1 कार्बन और नाइट्रोजन, जैसे ये C1 कार्बन हो गया हमारा, ठीक है, ये C1 कार्बन हो गया, C1 कार्बन और यहाँ पे लग रहा है नाइट्रोजन, तो इसके बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है, 51 डिग्री का होता है। किसके बीच, पेंटोस के C1 कार्बन और नाइट्रोजन क्षारक के मध्य जो कोण होता है वो 51 डिग्री होता है। डीएनए के प्रकारों के बारे में बात करें तो गुणसूत्र में डीएनए अणुरेखीय होता है। पहली बात, गुणसूत्रों में जो डीएनए होता है वो क्या होता है, अणुरेखीय होता है डीएनए। प्रोकैरियोट्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट डीएनए जो होता है, देखो प्रोकैरियोट्स, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, वृत्ताकार होता है।
डीएनए के प्रकारों के बारे में बात करें तो क्या होता है कि गुणसूत्रों में डीएनए अणुरेखीय होता है। गुणसूत्रों में डीएनए कैसा होता है? अणुरेखीय होता है। प्रोकैरियोट्स, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का जो डीएनए होता है वो क्या होता है? वृत्ताकार होता है। 5x174 एंड एफडी बैक्टीरियोफेजेस में एसएस सर्कुलर डीएनए होता है। 5x174 और 5x174 और एफडी बैक्टीरियोफेज में जो सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, घूम की दिशा के आधार पर एक राइट हैंडेड डीएनए होता है, एक लेफ्ट हैंडेड डीएनए होता है। और लेफ्ट हैंडेड डीएनए जेड डीएनए भी बोलता है। इसका जो व्यास होता है 18.4 एंगस्ट्रॉम होता है, छोटा होता है ना उससे। तो प्रोकैरियोट्स, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का डीएनए वृत्ताकार होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और घूम की दिशा के आधार पर लेफ्ट हैंडेड डीएनए जेड डीएनए होता है। अब राइट हैंडेड डीएनए के बारे में बात कर लेते हैं। तो राइट हैंडेड जो डीएनए होता है, वॉटसन क्रिक द्वारा जिस डीएनए मॉडल को दिया गया वो बी डीएनए था, यानी बायोलॉजिकल डीएनए था, बी डीएनए था। वॉटसन और क्रिक के द्वारा जो अभी हमने पहले थोड़ा सा डीएनए की संरचना के बारे में बात की थी, वो जो संरचना थी वो बी बायोलॉजिकल डीएनए की थी, यानी कि वॉटसन और क्रिक वाले जो डीएनए था वो बी डीएनए था। डीएनए कितने प्रकार के हैं? राइट हैंडेड डीएनए देखो ए बी सी डी, यानी कि ए डीएनए बी, डीएनए सी, डीएनए डी, ठीक है। हेलिक्स की लंबाई देखो ए की होती है 28 एंगस्ट्रॉम, क्षार युग्मों की संख्या 11 जोड़ी होते हैं और दो युग्मों के बीच की दूरी 2.56 एंगस्ट्रॉम और व्यास होता है 23 एंगस्ट्रॉम। देखो हमने बात की थी बी डीएनए की, तो बी डीएनए में 34 एंगस्ट्रॉम तो हेलिक्स की लंबाई थी यहाँ पे। और इसके बाद क्षार युग्मों की संख्या थी 10 जोड़े थे उसमें क्षार युग्म। और इसके अलावा दो युग्मों की जो बीच की दूरी थी वो कितनी थी? 3.4 एंगस्ट्रॉम। और इसके अलावा व्यास जो था वो कितना था? 20 एंगस्ट्रॉम था। और सी डीएनए में 31 होता है, 9.3 जोड़े होते हैं। और ये जो डेटा है वो आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा डीएनए कुछ शब्दावली है, देखो डीएनए डीनेचुरेशन किसको कहेंगे? जब डीएस डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए को उच्च ताप पर रखते हैं, जब किसको रखते हैं? उच्च ताप पर रखते हैं, तो दोनों श्रृंखलाओं के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं और दोनों श्रृंखलाएं क्या होती हैं? पृथक पृथक हो जाती हैं, तो इसको बोलते हैं डीएनए डीनेचुरेशन, ठीक है। रीनेचुरेशन क्या होता है? ये तो हो गया डीनेचुरेशन यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड का टूटना और दोनों श्रृंखलाओं का पृथक होना उच्च ताप पर गर्म करते हैं डीएनए को तब। डीएनए रीनेचुरेशन यानी कि सामान्य ताप पर, ये क्या होता है? सामान्य ताप पर विकृतीकरण, जो दोनों पृथक पृथक रखे हुए हैं तो उसको बोलेंगे विकृतीकृत। जो डीएनए को रखें तब दोनों श्रृंखलाओं के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो पुनः बन जाते हैं और नॉर्मल डुप्लेक्स जो संरचना होती है वो बन जाती है। तो रीनेचुरेशन, यानी कि दोबारा बन जाता। हाइपरक्रोमिसिटी का मतलब है जब द्विकुंडलित डीएनए को गर्म करके विकृतीकृत किया जाता है। जब द्विकुंडलित डीएनए को क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है, उसके बाद विकृतीकृत मतलब दोनों को पृथक किया जाता है, दोनों श्रृंखलाओं को। तो ये ज़्यादा प्रकाश अवशोषण करता है, उसी को बोलते हैं हाइपरक्रोमिसिटी, ठीक है। तो ये पढ़ लिया हमने कुछ शब्दावली। अब हम बात कर लेते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से क्या होता है? डीएनए का वह सीक्वेंस होता है, ये डीएनए में ही आएगा। देखो पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस है तो डीएनए में ही आएगा ना, पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस। देखो डीएनए का वह सीक्वेंस होता है जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स में समान दिशा में पड़ने पर, जो डीएनए का वह सीक्वेंस जो दोनों डीएनए के जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स में समान दिशा में पड़ने पर समान होता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस विभिन्न प्रकार के पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस तो क्या है? पहचानता है। कौन पहचानता है इसको? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पहचानता है। डीएनए का वह सीक्वेंस होता है जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स में, डीएनए का 5n3n स्ट्रैंड और 3n5 स्ट्रैंड दोनों में समान दिशा में पड़ने पर समान प्राप्त होता है। जैसे GAATTC, इसमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस में। देखो 5n to 3n, जैसे GAATTC, यानी कि अब देखो 5n to 3n हो गया। अब 3n to 5n, जैसे G है, G किसके साथ लगेगा? देखो G लगेगा C के साथ में, A लगेगा T के साथ में,
ए टी, टी ए, ठीक है, टी ए सी जी, ठीक है। तो ये हो गया। तो 5 एंड टू 3 एंड और 3 एंड टू 5 एंड, ये सेम प्राप्त हो गया ना, ये सेम प्राप्त हो गया। इधर से पढ़ेंगे तो सेम और इधर से पढ़ेंगे तो भी सेम, ठीक है। तो इस तरह से होते हैं पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस। देखो आज के वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, अब हम डीएनए के बारे में बात कर ली हमने, अब आरएनए के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।